खतरनाक, देखने से ही डरावना है। डर लग रहा है, नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, लगना भी नहीं चाहिए। एन ऑर्गेनिक एसिड पी C11H12O2, C11H12O2, ठीक है, कैन easily be oxidized to a dibasic acid which reacts with ethylene glycol to produce a polymer Dacron. Upon ozonolysis, P gives aliphatic ketone as one of the major product. P undergoes following reaction sequence to furnish R via Q. Compound P also undergoes another set of reaction to produces S. बस में आगे सोचिए, इसमें कुछ चीजें मैंने अंडरलाइन किया है। क्या क्या किया है? एन ऑर्गेनिक एसिड P, ऑर्गेनिक एसिड P जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C11H12O2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फॉर्मूला कितना लोगों को याद है? 1 2 3 4 5। और बाकी जिनको याद नहीं है तो मम्मी पापा से बोलें कि हमसे ना हो पाएगा। बस में आगे, समय अभी भी आ चुका है, सितंबर में घुसने वाले हो आप, और जनवरी में आपका पेपर है, और ड्यू का फॉर्मूला मालूम नहीं है तो भूल जाओ यार, इसको करना। मम्मी पापा से बोलो कुछ और करा लें, कुछ और करा लें। कल मेरे पास एक फ़ोन आया था। फ़ोन क्या आया था कि सर मुझे केमिस्ट्री की तैयारी करानी है अपने हमारे बच्चे की। मैंने कहा ठीक है, उसको लेकर आइए। ठीक है सर, फीस कितना है? मैंने पहले बच्चे को मिलवाइए फिर बताएंगे फीस कितना है। ठीक है, तो फिर भी सर बता दीजिए। मैंने बोला किस क्लास में बच्चा है? तो सर 12th कर चुका है। ठीक है, नीट का पेपर देना था। ठीक है, पिछली बार कितने आए थे? 120 नंबर केमिस्ट्री में आए थे, सब में मिला के आए थे, सब में मिला के आए थे। ठीक है, तो मैंने कहा 120 नंबर आए हैं तो आप अपने बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहते हो? ठीक है ठीक है, मेरा आंसर क्या था कि आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो तो क्यों पढ़ाना चाहते हो यार? 120 नंबर बच्चे के आए हैं, 720 नंबर मतलब चाहिए। ठीक है, तो गिरे गिरे स्थिति में 600 तो चाहिए ना। तो 120 नंबर आए हैं, 600 नंबर मिनिमम चाहिए। तो मैं भगवान थोड़े नहीं हूँ कि घोल के पिला दूंगा और तुम्हारे बच्चे को मैं 180 दिलवा दूंगा केमिस्ट्री में ही। बस में आगे यार, किसी और काम कुछ और करवा लो। मतलब 120 नंबर कोई बच्चा ला रहा है 720 नंबर के पेपर में, और उसके बाद सितंबर आने वाला है। अगस्त में भाई साहब मेरे को फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को पढ़ा दो और केमिस्ट्री उसका अच्छा करवा दो। तो मैं कैसे करवा दूंगा? क्यों पढ़ा दें क्यों पढ़ा दें? पढ़ाने से होगा क्या कि मेरा खुद का भी कहीं ना कहीं डिग्निटी खराब होगी। कि अच्छे बच्चे पढ़ते हैं तो उनसे रिजल्ट आता है। बस में आगे, और अच्छे बच्चे को अच्छा क्वेश्चन दें तो उनको करने में ही मजा आता है, वो करते भी हैं। तो टीचर्स जो होमवर्क देता है उसे लगाते भी हैं, वो अच्छे से करते भी हैं, और उनकी जो जो बातें बताई जाती हैं वो सब फॉलो करते हैं। लेकिन जितने खराब बच्चों की तरफ जाओगे, जो पढ़ने में खराब हैं, दूसरे फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ने में कमजोर हैं, उनकी तरफ धीरे धीरे नीचे बढ़ो। और टीचर उसे अगर क्वेश्चन दे लगाओ 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 तो धीरे धीरे होता क्या है, उन्हें क्वेश्चन तो लगता नहीं है, और टीचर बार बार कह रहा है लगाओ लगाओ लगाओ, तो होगा क्या? या टीचर ही खराब है, पढ़ाने नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, कुछ होता ही नहीं है, मतलब एकदम बेकार है, ये सब्जेक्ट ही बेकार है। बस में आगे, तो होता है कि जो खराब बच्चे होते हैं वो टीचर की ज्यादा फीडबैक खराब करते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कभी किसी टीचर का फीडबैक खराब नहीं करते हैं। तो कोचिंग में जब फीडबैक वाला फॉर्म है, उस फीडबैक वाले फॉर्म में सबसे खराब फीडबैक कौन भरता है? जो पढ़ने में खराब बच्चे होते हैं। बस में आगे, अच्छे बैच जितने भी हैं वो आज तक इतिहास में कभी भी उसने कोई टीचर का खराब फीडबैक नहीं भरा है। क्यों नहीं भरा है? उसको तो लालच है कि भाई मुझे टीचर से जितना मिल सके उतना लेना है। बस में आगे, उसे क्या लालच है? हमें अपने सब्जेक्ट को सीखना है। और इन्हें क्या लालच है कि जो लुभा रहा है उसको बुलाओ और जो नहीं लुभा रहा है उसे हटाओ। बस में आगे, तो इसलिए अगर खराब बच्चे को टीचर पढ़ाता है तो टीचर की भी वैल्यू धीरे धीरे खराब होती है। लेकिन अच्छे बच्चे को टीचर पढ़ाता है तो धीरे धीरे होता क्या है कि टीचर की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो ड्यू का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अब ये बोलो याद होना चाहिए। मैं ये थोड़ा नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या है, सुनते ही नहीं आप लोग। हमने क्या पूछा कि ड्यू का फॉर्मूला क्या है, ये क्वेश्चन नहीं था। ड्यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए सुनिए, एनालाइज करिए। अब जरा बता दूं, जरा देखें आपको याद है भी या नहीं। क्या है? 2c + 2 - h - x + n डिवाइडेड बाई। कितना लोगों को सही में याद था? देखो हाथ बढ़ गया, पहले नहीं था अब बढ़ गया। तो इसी को कहते हैं धोखा देना। ठीक है, चलिए एनालाइज करिए। कार्बन कितना है? 11, 11 गुना 22, 22 और 2
24, 24 माइनस 12, 12, 12 बाई 2, 6। तो इसमें डी यू कितना है? 6। चलिए एनालाइज करिए। डी यू 6 है। कभी भी डी यू 4 या 4 से ज्यादा हो इसका मतलब क्या होता है? बेंजीन होता है। तो कहीं ना कहीं एक बेंजीन चला गया, 2 डी यू बचे हैं, 2 डी यू बचे हैं। एनालाइज करिए। ऑक्सीजन कितना है? 2। और जो 2 ऑक्सीजन है तो क्या हो सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चला गया, बस में एक डी यू वहां चला गया, बचा कितना डी यू? 1। तो कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड, एक रिंग हो सकता है। एनालाइज करिए। कैन इजीली ऑक्सीडाइज टू डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड खतरनाक है यार, बेसिक भी है एसिड भी है, ये क्या मतलब है? ऐसा एसिड जो 2 प्रोटॉन को निकाल पाए, बस में आगे, उस एसिड को क्या बोलते हैं? डाई बेसिक एसिड। तो इसका मतलब ये कोई कंपाउंड है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन कराकर डाई बेसिक एसिड बनाया जा रहा है। दूसरा, विच ऑन रिएक्शन विद इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये क्या है? CH2 उसके नीचे OH। कॉमन नेम, कॉमन नेम याद होना चाहिए। CH2 ठीक बोला है, CH2 इधर OH इधर OH, मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। टू प्रोड्यूसेस अ पॉलीमर डेक्रोन, क्या होना चाहिए? पॉलीमर का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। पॉलीमर तो है भैया, लिखा ही है पॉलीमर। अच्छा सर, और ये भी लिखा हुआ है, उसके बाद भी पॉलीमर ना बता पाओ और तो इसका मतलब खतरनाक ही तो है। लिखा ही है पॉलीमर। बस में आगे, तो पॉलीमर तो है लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? डेक्रोन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो इसका मतलब कोई कंपाउंड ए है, इसके ऊपर कुछ कराया है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करा के यहाँ पे डाई बेसिक एसिड बनाया है, डाई बेसिक एसिड बनाया है। इस डाई बेसिक एसिड के ऊपर इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन है और इससे आपने डेक्रोन बनाना है, डेक्रोन बनाना है। और जब डेक्रोन बनाना है तो डेक्रोन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। और जब डेक्रोन का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? चलिए एनालाइज करिए। यहाँ CO, यहाँ आपका बेंजीन, यहाँ CO, O, CH2O, और यही बार बार रिपीट करेगा और बार बार रिपीट करके डेक्रोन बनाएगा। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल यहां से पता चल गया, इथाइलिन ग्लाइकॉल यहां से पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं आपका ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है, यहाँ पे आपका ऐसा पता चल गया इथाइलिन ग्लाइकॉल ये है। और डाई बेसिक एसिड कह रहा है, तो जो डाई बेसिक एसिड कह रहा होगा तो डाई बेसिक एसिड कौन सा हो रहा होगा? यही कहीं ना कहीं डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड हो रहा होगा। बस में आगे, अगर ये आपका डेक्रोन है तो और इधर आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल का पार्ट आ चुका है, तो इसका तो ये पर्टिकुलर पार्ट इधर एसिड यही तो बना लोगे। अब ये किसी न किसी के ऑक्सीडेशन से बना है, ये किसी न किसी के ऑक्सीडेशन से क्या हुआ है? बना है। एनालाइज करिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ए के अंदर कहीं ना कहीं बेंजीन तो है और यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा है और इसी में कुछ ना कुछ लगा के आपने इधर बनाया है। एनालाइज करिए, सोचिएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या है कि P gave an aliphatic ketone as one of the product। जब इसकी ओजोलिसिस कराई जा रही है तो एलिफेटिक कीटोन बन रहा है एज अ वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो एलिफेटिक कीटोन क्या होता है? कार्बन चेन पे मतलब C डबल बॉन्ड O जो आप सोच रहे हो, इधर इधर जो कार्बन है इसमें बेंजीन नहीं होना चाहिए कि इधर उधर कहीं भी बेंजीन हो गया तो एरोमेटिक कीटोन हो जाएगा। लेकिन इधर भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल, लेकिन एरोमेटिक का पार्ट नहीं है, मतलब कैसा है? एलिफेटिक कीटोन है। लेकिन इधर इधर कहीं भी बेंजीन आ गया मतलब कैसा हो गया? एरोमेटिक कीटोन। आगे P अंडरगोज फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। चलिए एनालाइज करिए। इतने से आपको कुछ हेल्प मिला कि A कोई कंपाउंड है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन करने के बाद डाई बेसिक एसिड मिला है, इसके रिएक्शन से इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन डेक्रोन बना है और डेक्रोन बनने के बाद ठीक है, अब उसके बाद कुछ रिएक्शन करा रहा है। बस में आगे देखें कितना लोग कॉमन सेंस ठीक ठाक है, तुक्का मारना है, तुक्का मारना है और देखें कितने लोग कॉमन सेंस ठीक ठाक काम करता है। ठीक है, और सही में आंसर देना है, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं देना है। ठीक है, तुक्का मारना है। ABCD अच्छे से देख लो। ठीक है, और बताओ कि इनमें से कौन कौन हो सकता है। 2 आंसर तक जा सकते हो आप। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, 2 आंसर तक जा सकते हो। आराम से सोच लो और सोच के बताओ क्या A हो सकता है या नहीं। आंसर अभी नहीं बताना है कि क्या किस तरह सोचा है, केवल ये बताओ कि A हो सकता है या नहीं। चलिए कितने लोग सोचते हैं कि A हो सकता है?
है तो बाद में देखेंगे। कितना लोग सोचते हो कि बी हो सकता है? कोई? कितना लोग सोचते हो सी हो सकता है? और कितना लोग सोचते हो डी हो सकता है? कोई डी वाला? एक डी है, ए डी है या नहीं है? कंफ्यूज ना कर खुद को और हमको। बी है या नहीं है? डी है या नहीं है? कोई बी और डी में है? गुड। इसका भगवान ने दिमाग तो आपको ठीक ठाक दिया है, मतलब भगवान को दिमाग देने में तो कोई कमी नहीं है। अगर ये पैरा है तो ऑर्थो वाला तो नहीं है। ये कौन सा है? ऑर्थो है। ये कौन सा है? ऑर्थो है। तो इसका अगर हमको पैरा वाला चाहिए तो इसका मतलब ये और ये तो नहीं है। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही निकल गए। अब कहानी के अंदर या तो ये होगा या तो ये होगा, यही होगा। अब एनालाइज करिए, ध्यान से देखिएगा। यहां की कहानी में बोल रहा है, ठीक है, यहां पे अपॉन ओजोनोलिसिस पी गिव एलिफेटिक कीटोन एज द वन ऑफ द प्रोडक्ट, एलिफेटिक कीटोन। और डबल बॉन्ड के ऊपर ओजोनोलिसिस बना होगा, तो डबल बॉन्ड के ऊपर ओजोनोलिसिस बना होगा तो कार्बन के स्केलेटन में तो कोई अंतर नहीं आया होगा। तो अगर कार्बन के स्केलेटन में अंतर नहीं आया है तो डबल बॉन्ड, अगर मैं इधर वाला पार्ट तो एसिड एसिड है, इधर लगाओ। अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगाता हूं और इसकी ओजोनोलिसिस कराता हूं तो ये जो कीटोन बना एलिफेटिक है एरोमेटिक है? अबे देख ले भाई, मेरे क्यों बोलता रहता है हर बार। ये CH3 एलिफेटिक है एरोमेटिक? तो इधर H बनाना एल्डिहाइड आया कीटोन आया? बस में आगे तो इसका इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर CO लगा दिए तो जो कीटोन बना एलिफेटिक एरोमेटिक? एलिफेटिक। और इधर जो एल्डिहाइड बना है, हमको एल्डिहाइड से मतलब ही नहीं है, हमारा फोकस किसके ऊपर है? हमारा फोकस एलिफेटिक कीटोन के ऊपर। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड लगाता हूँ तो एलिफेटिक कीटोन बन जाएगा। बच्चे के दिमाग में आया कि सर यहाँ क्यों लगाऊं, यहाँ लगा दूं। तो अगर मैं यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा दूं और इसको तोड़ दूं तो क्या ये एलिफेटिक कीटोन बना एरोमेटिक कीटोन बना? एरोमेटिक। दिख रहा ना, यहाँ CH3 CH2 के आगे बेंजीन आ गया ना, तो कीटोन तो बना लेकिन एरोमेटिक कीटोन बना। तो इसका डबल बॉन्ड यहाँ नहीं सोचना है, डबल बॉन्ड इधर सोच सकते हो। तो इसमें एक गुंजाइश है, इसमें एक गुंजाइश है कि यहाँ डबल बॉन्ड लगा के हम एलिफेटिक कीटोन बना सकते हैं। इधर आ जाओ, इधर अगर ला दूं तो यहाँ एक बार डबल बॉन्ड हो सकता है और यहाँ अगर डबल बॉन्ड बना लूं तो सोचो जब इसको तोड़ूंगा तो क्या एलिफेटिक कीटोन बनेगा एरोमेटिक बनेगा? एरोमेटिक, क्योंकि बेंजीन आ गया। और जब बेंजीन आ गया तो इसका अंदर डबल बॉन्ड वहां नहीं सोचना है। दूसरा, अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ सोच लूं और इसको तोड़ूं तो क्या एरोमेटिक कीटोन बनेगा एलिफेटिक कीटोन बनेगा? एरोमेटिक। तो इसको भूल जाओ, इसका मतलब इसको भी हटा दो। तीसरा, अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ सोच लूं और इसको तोड़ दूं तो क्या एरोमेटिक कीटोन है एल्डिहाइड बना है? एल्डिहाइड। इधर भी एल्डिहाइड, इधर भी एल्डिहाइड, कहीं कीटोन बना नहीं। तो इसका मतलब इससे तो हमको एलिफेटिक कीटोन मिल नहीं रहा है और इससे हमें एलिफेटिक कीटोन मिल रहा है। तो आंसर कौन सा है? ए। तो एक बार अगर आपको मालूम चल गया, एक बार अगर आपको मालूम चल गया कि स्केलेटन ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप का है, एक बार अगर स्केलेटन मालूम चल गया कि आइसोब्यूटाइल ग्रुप का है तो इसका मतलब ये कॉम्प्रिहेंशन के दूसरे पार्ट में भी ये आइसोब्यूटाइल को पकड़ते हुए इसे बना दोगे या नहीं बना दोगे? बना दोगे। मतलब क्या है? केवल इस स्टेटमेंट को पढ़ के और थोड़ी बहुत जानकारी के बेसिस पे आप आंसर तक पहुंच जाओगे। इतने में से कोई भी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। बस में आगे इनमें से कोई भी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं। आगे क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भी हम कभी कभी चीजों को अप्रोच कर लेते हैं। बस में आगे मतलब क्वेश्चन में कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ड्यू क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए? उससे हमें मालूम चलता है कि क्या सोचना है। अगर ड्यू 6 निकला है, इसी ने सपोर्ट किया कि भाई एक बेंजीन सोच लो, एक एसिड सोच लो और एक डबल बॉन्ड और सोचो। तो एक डबल बॉन्ड और सोचो तो कहां कहां सोचो? यहां तो सोच नहीं सकते हो तो यहां सोच सकते हो, यहां सोच सकते हो, यहां सोच सकते हो, यहां सोच सकते हो, यहां सोच सकते हो। यही तो पोजीशन है जहां पे सोच सकते हैं। बस में आगे तो इन्हीं में कहीं ना कहीं करा रहा होगा और जो इन्हीं में कहीं ना कहीं करा रहा होगा आगे बढ़ा रहा होगा। अब जरा क्वेश्चन पे अप्रोच कर लेते हैं। हमें ये तो मालूम चल गया कि बेंजीन में ये स्केलेटन है, और अगर हमको ये मालूम चल गया कि बेंजीन में ये स्केलेटन है तो स्केलेटन को हमने पकड़ लिया, स्केलेटन को हमने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया कि यहाँ आपका ये स्केलेटन है। इसमें कार्बन कितने हो गए? तो ये भी गिन के बताना पड़ेगा। 6, 7, 8, 9 और 10। और यहाँ डबल बॉन्ड लगा चुके हो 10। इसमें कितने कार्बन है? कहाँ गया बे?
चलिए, क्वेश्चन ही गायब हो जाता है। चलिए एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमको ये तो मालूम चल गया, हमें ये तो मालूम चल गया कि ये स्केलेटन है, ये स्केलेटन है, इसके अंदर कार्बन हो गए 6 और 4 10, और इसमें कार्बन कितना है 11, बचे कितने कार्बन, एक, क्या हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहीं पे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, तो यही तो कंपाउंड है। और एक बार अगर आपने इस पी को बना दिया, पी को बना दिया, अब आपके क्वेश्चंस की बात करनी है, आंसर तो निकाल ही चुके हैं, आंसर क्या है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कहानी में हाइड्रोजन पीडीसी है, क्या होगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। बस में आगे इसके बाद कह रहा है कि अमोनिया हीट, ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड हो NH2 बनाना। एसिड को अमाइड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ कहानी में एसिड जो है अब ये अमाइड में कन्वर्ट हो गई, एसिड जो है वो अमाइड में कन्वर्ट हो गई। नीचे की कहानी ऐसे ही पड़ी हुई है, बीच में बेंजीन जोड़ देना है। उसके बाद क्या कह रहा है, ब्रोमीन NaOH, ये क्या करेगा, when amide is treated with bromine in presence of NaOH gave amine as a product, reaction is called as हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो यहां से उसने आपसे अमीन बनाना है, और जो अमीन बनाना है तो ये हो गया NH2, ये हो गया आपका बेंजीन, और ये हो गया आपका स्केलेटन, ये तो बना। तो यहाँ की कॉरस्पॉन्डिंग उसने रिडक्शन करा दिया है, किसका रिडक्शन कराया है, सिलेक्टिव रिडक्शन, कि डबल बॉन्ड का रिडक्शन करना है, एसिड का रिडक्शन नहीं करना है। तो कितनी बार लगातार आ रहा है इसमें आगे कि एसिड का रिडक्शन नहीं करना है, तो एसिड का रिडक्शन ही करना है। उसका एसिड से अमाइड बनाया है, अमाइड से अमीन बनाया है, और अमीन के ऊपर क्लोरोफॉर्म NaOH, कौन सा रिएक्शन है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। और कार्बाइल अमीन रिएक्शन से इसको तुमने NC में कन्वर्ट कर दिया है, इधर की कहानी वैसी ही है। इसके बाद कह रहा है कि हाइड्रोजन पीडीसी क्या होगा, NC को सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट कर दो, और सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट कर दो कि ये हो गया NH, ये हो गया CH3, ये आपका बेंजीन, और इस बेंजीन में ये आपका आइसोब्यूटाइल ग्रुप बन गया। तो क्या यही आपका P बना या नहीं बना, बना। बस में आगे क्या इनमें से कोई ऐसा रिएक्शन है क्या जो आपने ना पढ़ा हो, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, दिमाग में बैठाना है। अब आ जाओ, हाइड्रोजन पीडीसी किस काम में आएगा, रिडक्शन, किसका रिडक्शन कराएं, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसकी कहानी में पी कौन सा जी, पी ये है, इधर नहीं है, इधर ये पी नहीं है, ठीक है, गलती दिख जाती है, इसमें कहीं डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो करें क्या, ठीक है, चलिए पी ये है। अब इसके ऊपर हाइड्रोजन पीडीसी, इससे क्या होगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सेम कहानी यही बन गई। एसिड अपनी जगह पे है, ये आपका बेंजीन अपनी जगह पे है, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इसका बाद है SOCl2, इसी को OH हटाकर Cl लगा देना है। इसके बाद कह रहा है कि CH3MgBr, ये अभी नहीं पढ़ा है, तो एक बार रिएक्शन करके इसको कीटोन बना देता है, और जो एक बार इसको रिएक्शन करके कीटोन बना देता है तो COCH3 ऐसे बन गया है, और ये आइसोब्यूटाइल ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर कह रहा है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये पढ़ा है, कीटोन का रिडक्शन करके अल्कोहल बना देगा, और जब कीटोन का रिडक्शन करके अल्कोहल बना देगा तो ये अल्कोहल हो गया, CH3 है, ये आपका ऐसे पड़ा हुआ है। अब आगे HCl, ये भी नहीं पढ़ा है, अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने का तरीका है, तो इसी को हटा के आपको Cl बनाना है, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है, इसी के बीच में मैग्नीशियम जोड़ देना है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके एसिड बना देना है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके एसिड बना देना है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आपका एसिड हो गया है, और ये आपका ऐसे बना हुआ है। आगे देखेंगे, ये कुछ रिएक्शन मैंने अभी आपको नहीं पढ़ा है। बस में आगे तो कहने का सिंपल सेंस ये बेटा कि टुकड़े बाय टुकड़े चीजों को मिलाया जाता है, टुकड़े बाय टुकड़े चीजों को मिलाया जाता है। और कभी कभी रिएक्शन ज्यादा दिखाई दे, कभी कभी रिएक्शन ज्यादा दिखाई दे तो क्या करना होता है, इसके अंदर से कुछ चीजों को खोजना होता है। कि बहुत बार आपको करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत बार आपको करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत बार आपको केवल ऑप्शंस में कुछ ना कुछ होता है जो आंसर तक पहुंचा देता है। बशर्ते उसके लिए जो भगवान ने आपको दिया है उसका सदुपयोग करना है। क्या दिया है, क्या दिया है दिमाग, उसका सदुपयोग करना है। बस में आगे फ्यूचर में इस तरह का डरावना क्वेश्चन आए, लगा लोगे। जो डरावने क्वेश्चन आए वो इनडायरेक्टली केमिस्ट्री के लिए माने जाते हैं कोकोनट्स होते हैं। कोकोनट्स क्या होते हैं, वो तो बेटा हिंदी मीडियम में वाले में थोड़े नहीं चले गए हो कि उसका हिंदी पूछ रहे हैं कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। कोकोनट का फिलोसफिकल मीनिंग क्या होता है, कोकोनट का मतलब होता है कि देखने से हार्ड हो लेकिन अंदर से सॉफ्ट हो। कोकोनट का मतलब क्या है, देखने से हार्ड हो, देखने से हार्ड ही तो है, ये इतना सारा रिएक्शन है,
तीन रिएक्शन यहाँ है, ध्यान से देखो, एक तो ऑक्सीडेशन पूछ रहा है, एक आपका इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन पूछ रहा है, एक ओजोलिसिस पूछ रहा है। तो तीन रिएक्शन तो यहाँ दे रहा है, फिर उसके बाद 5 रिएक्शन यहाँ दे रहा है, 8, 4 रिएक्शन यहाँ दे रहा है, 12, 4 रिएक्शन यहाँ दे रहा है, 16। तो देखने से क्या लग रहा है कि 16 रिएक्शन है। देखने से क्या लग रहा है, 16 रिएक्शन। तो बच्चा डरेगा नहीं डरेगा? डरेगा। लेकिन अगर उसको केवल इतना भी आता है कि एलिफेटिक कीटोन किसको कहते हैं, उसको इतना भी आता है कि इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर क्या है, अगर उसको इतना भी आता है कि डेक्रोन का स्ट्रक्चर क्या है, तो इनमें से इन 13 क्वेश्चन को लगाने की जरूरत भी नहीं है। बस में आगे केवल उसे डेक्रोन मालूम है, एलिफेटिक कीटोन मालूम है, इथाइलिन ग्लाइकोल मालूम है, तो क्या इसको लगाने की जरूरत है? नहीं। तो इसलिए मैंने आपसे क्या बोला है, बार बार कॉमन नेम याद करिए। इसमें आगे तो बुक के अंदर जो कॉमन नेम है उसको तो हिम्मत करके याद करिए, तभी आप इसके बारे में सोचिए, वरना छोड़ दीजिए। ठीक है, वरना क्या करिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बनना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात ये होती है कि जो करें उसको अच्छी तरीके से करें, अदरवाइज ना करें। क्योंकि भगवान ने हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ गुण दिया है, उस गुण को यूज करिए। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है। ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शन को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिग्रीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कॉरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं, तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आपको करना होता है। जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में
कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं, या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल पीस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट डेप्थ बढ़ेगा।